हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है वेरियस टाइम लिमिट्स फॉर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट। इनकम टैक्स में जब हमारी कोई असेसमेंट चल रही होती है तब हमें लगता है कि ये ख़त्म कब होगी। कई बार तो ऐसा लगता है कि एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, बट ऐसा नहीं है। एक्ट में असेसमेंट को ख़त्म करने के लिए भी टाइम लिमिट डिफाइन की है अंडर सेक्शन 153 और AO is duty bound to complete the assessment within the time limit, अदरवाइज वो असेसमेंट नल और void गिना जाएगा। सो देखते हैं कौन कौन से असेसमेंट रीअसेसमेंट के लिए क्या टाइम लिमिट है। सो फर्स्ट लेट सी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग रेगुलर असेसमेंट। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इनकम टैक्स में सेक्शन 143 में रेगुलर असेसमेंट होती है, सब सेक्शन 2 में नोटिस जारी होता है एसएससी को और सब सेक्शन 3 में एओ असेसमेंट ऑर्डर पास करता है। सो असेसमेंट ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट क्या है, लेट्स सी। आई एम रीडिंग सेक्शन 153 सबसेक्शन 1। नो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट शैल बी मेड अंडर सेक्शन 143 और 44 यानी बेस्ड जजमेंट असेसमेंट at any time after the expiry of 21 months from the end of the assessment year in which the income was first assessable, provided first proviso that in respect of an order of assessment relating to the assessment year commencing on 1st day of April 2018, the provision of this subsection shall have effect as if for the words 21 months the words 18 months had been substituted, यानी अप टू असेसमेंट ईयर 17-18 तक थी 21 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। उसके बाद फ्रॉम AY 18-19 21 मंथ से घटा के उन्होंने कर दी 18 मंथ्स। Then again second proviso provided further that in respect of an order of assessment relating to the assessment year commencing on the first day of April 2019, the provision of this subsection shall have effect as if for the words 21 months the words 12 month had been substituted, यानी फॉर AY 1920 उन्होंने और कम कर दी 21 मंथ से 12 मंथ्स कर दी। फिर उसका क्लोज टू first day of April 2020, that is assessment year 2021. The provision of this subsection shall have effect as if for the words 21 months, the words 18 month had been substituted. उन्होंने वापस थोड़ी बढ़ा दी, 12 months से वापस 18 months कर दी for the AY 2021. Then again third proviso provided also that in respect of an order of assessment relating to the assessment year commencing on after the first day of April 2021, the provisions of this subsection shall have effect as if for the words 21 months the words 9 month had been substituted, यानी for AY 21-22 onwards अगेन उन्होंने कम कर दी 21 मंथ से 9 मंथ्स कर दी, काफ़ी घटा दी है अभी, यानी दिसंबर तक आपका असेसमेंट खत्म हो जाएगा फॉर AY 21-22 ऑनवर्ड्स। तो सो ये टेबुलर फॉर्म में देखते हैं क्लैरिटी के लिए। यहाँ असेसमेंट ईयर 17-18 यानी फाइनेंशियल ईयर 16-17 के लिए थी 31 दिसंबर 2020, फिर उसके बाद 18-19 18 मंथ्स है, सो 30 सितंबर 2020। उसके बाद थी AY 19-20 उसमें 12 मंथ्स थी तो 31 मार्च 2021। देन अगेन 12 से 18 हो गई तो 2021 के लिए थी 30 सितंबर 2022, यानी अब जो सितंबर आएगा उसमें 21-22 की शायद कई लोगों की असेसमेंट चल रही होगी तो उनको पता भी होगा कि 30 सितंबर 2022 में टाइम बारिंग है उसका, और 21-22 9 मंथ्स है तो दिसंबर है, 31 दिसंबर 2022 तक असेसमेंट ऑर्डर पास करके वो असेसमेंट को ख़त्म करना है एओ को, वो टाइम बार है उसके लिए। अब रेगुलर असेसमेंट के बाद बारी आती है अपडेटेड रिटर्न के असेसमेंट की। जैसे कि आपको पता है कि इस बजट से एसएससी को पिछले 2 साल के रिटर्न अपडेट करने की फैसिलिटी अवेलेबल की गई है और उसकी असेसमेंट आती है तो वो कब तक ख़त्म करनी होती है एओ को, उसके टाइम लिमिट देखते हैं। ये नया सबसेक्शन यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, सबसेक्शन 1A, नॉटविस्टिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, यानी ऊपर के सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो
where a return under subsection 8A of section 139 is furnished, एसएससी ने अगर अपडेटेड रिटर्न फर्निश की हो, an order of assessment under section 143 or 44 may be made at any time before the expiry of 9 months from the end of the financial year in which such return was furnished। यानी एसएससी ने जिस फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फर्निश की है उसके एंड से 9 महीने बाद उसकी असेसमेंट खत्म करनी होती है। एक एग्जांपल से देखते हैं कि हमने अगर असेसमेंट ईयर 2021 की अपडेटेड रिटर्न 6 अगस्त 2022 को फाइल की, ठीक है, तो 6 अगस्त 2022 यानी फाइनेंशियल ईयर हुआ 22-23 और जिस फाइनेंशियल में फाइल की है उसके 9 मंथ्स 9 मंथ्स ये एंड कब होगा, फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड होगा 31 मार्च 2023 को, तो उसके 9 मंथ्स यानी 31 दिसंबर 2023 को ईओ को उसकी अपडेटेड रिटर्न की असेसमेंट खत्म करनी है। आपने यहाँ वर्डिंग में एक बात शायद गौर की होगी, यहाँ मे लिखा है, मे बी मेड एट एनी टाइम, और यहाँ शैल है। पता नहीं ये लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग का लैक्यूना है या क्या है, बट इट इज़ वंडरिंग कि यहाँ नो ऑर्डर शैल लिखा है और यहाँ मे लिखा है। मे डिस्क्रिशनरी है, शैल मैंडेटरी है, उसका मीनिंग तो यही होता है। एनीवेज लेट्स नॉट गेट इनटू इट। Now let's see time limits for completing reassessment proceeding under section 147. So I'm going through subsection 2. No order of assessment, reassessment or recomputation shall be made under section 147 after the expiry of 9 months from the end of the financial year in which the notice under section 148 was served, provided that where notice was served under 148 after 1st day of April 2019, the provision of this subsection shall have effect from the 9 months the words 12 month had been substituted। यानी अप टू 30 मार्च 2019 तक जो नोटिस इशू हुई है उसकी टाइम लिमिट थी 9 मंथ्स, फिर उन्होंने बढ़ा के 12 मंथ्स कर दिया है। एक एग्जांपल से देखते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर सपोज EY 15-16 की नोटिस जारी हुई है 15 मार्च 2018 को रीअसेसमेंट की, तो 9 मंथ्स मिलेंगे ईओ को फ्रॉम 31 मार्च 2018 से 9 मंथ्स यानी 31 दिसंबर 2018 को उसको असेसमेंट कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद अगर नोटिस असेसमेंट ईयर 18-19 की है यानी अप्रैल 2019 के बाद इश्यू हुई है, तब ईओ को मिलेंगे 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच। सो यहाँ 15 मार्च 2022 को नोटिस सर्व की है तो 12 मंथ्स मिलेंगे यानी 31 मार्च 2023 तक उसको वो प्रोसीडिंग ख़त्म करनी है। जिन लोगों को 18-19 की नोटिस आई होंगी वो अपने ई प्रोसीडिंग्स के टाइम में उन्होंने देखा होगा कि प्रोसीडिंग टाइम लिमिट में 31 मार्च 2023 लिखा है। सो वो हो गया। अब बारी आती है कि वो नोटिस का क्या, जो 90,000 नोटिस जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इफेक्ट आई थी, तो वो भी देख लेते हैं। अब वो नोटिस ओरिजिनल इशू हुई थी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। नोटिस कोई भी असेसमेंट की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13-14 से लेकर 17-18 तक जो 90,000 नोटिस इशू हुई थी वो ओरिजिनल फाइनेंशियल ईयर कौन से ईयर में इशू हुई थी, तो 21-22 में इशू हुई थी, ठीक है। सो उसमें 12 मंथ्स ईओ को मिले थे। ये कुछ विवाद नहीं होता, तो वो असेसमेंट कंप्लीट कब होता, तो 12 मंथ्स फ्रॉम द 31 मार्च 2022 को, यानी 31 मार्च 2023 तक वो असेसमेंट ईओ को ख़त्म करनी थी, ये सारी 90,000 नोटिस की, ठीक है। बट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद थोड़ा पिक्चर चेंज हो गया है। फिर सबको वापस 148A में अपॉर्चुनिटी मिली, शोकोज मिली, यानी और फिर वापस जिनके केस रीओपन हुए हैं उन सबको 148 अब इश्यू होने लगी है। कई सारे लोगों को मिल भी गई होंगी, तो मतलब वो किस फाइनेंशियल ईयर में मिली है, 22-23 में, यानी अभी मिली है, जुलाई अगस्त में मिली है, तो वो फाइनेंशियल हुआ 22-23। तो अब उसकी बारी आएगी 12 मंथ्स फ्रॉम द
31 मार्च 2023 की, यानी 31 मार्च 2024 में उसकी टाइम बारिंग होगी 12 months from the end of the financial year in which 148 issued. 148 आज इशू हुई है अगस्त 22 में, तो 31 मार्च 2024 में उसकी टाइम बारिंग होगी। इस केस में भी अगर आप ई टैब में जो ई प्रोसीडिंग्स टैब है उसमें देखेंगे प्रोसीडिंग टाइम लिमिट, तो 31 मार्च 2024 दिखाता है। पहले 31 मार्च 2023 दिखाता था, बट आफ्टर ऐसी रूलिंग अब ये ड्यू डेट 1 साल बढ़ गई है, क्योंकि नोटिस 148 की वापस इस ईयर में इशू हुई है, तो 12 मंथ्स और मिले हैं, काफ़ी टाइम है उसके लिए, पूरा 1 ईयर है। सो आई होप कि ये जो ऐसी रूलिंग की कवर्ड जो नोटिस है 90,000, उसके टाइम लिमिट के बारे में थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी इस एग्जांपल से। नाउ लेट्स सी सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में जब ऑर्डर सेट असाइड होता है ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद, या फिर रिवीजन का ऑर्डर होता है प्रिंसिपल कमिश्नर का, तो फ्रेश असेसमेंट कब तक करना होता है ईओ को, उसकी टाइम लिमिट डिफाइन की है। सो आई एम गोइंग थ्रू सबसेक्शन 3। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 and 2, यानी 1 and 2 में जो भी लिखा हो, एन ऑर्डर ऑफ फ्रेश असेसमेंट और फ्रेश ऑर्डर अंडर सेक्शन 92 CA ट्रांसफर प्राइसिंग इन पॉजिटिव द ऑर्डर अंडर सेक्शन 254 यानी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, और 263 यानी प्रिंसिपल कमिश्नर का रिवीजन का ऑर्डर, और 264 setting aside or cancelling an assessment may be made at any time before the expiry of 9 months from the end of the financial year in which the order under section 254 is received by the principal chief commissioner or chief commissioner or principal commissioner or commissioner, इस केस में भी the order under section 263 or 64 is passed by the principal commissioner or commissioner, यानी ये सारे ऑर्डर 254 के ऑर्डर या 263 और 64 के ऑर्डर जिस ईयर में पास हुए हो उससे 9 मंथ्स में ईओ को फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर पास करना होगा। फिर यहाँ प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट where the order under section 254 is received by the principal chief commissioner or chief commissioner or principal commissioner or commissioner, इस केस में भी the order under section 263 264 is passed by the CIT after 1st April 2019. The provision of this subsection shall have effect as if for the words 9 months the words 12 month had been substituted, यानी इसमें भी रीअसेसमेंट के जैसे 9 मंथ से 12 मंथ्स कर दिए हैं उन्होंने। देन सबसेक्शन 4, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, 2 and 3, ऊपर के तीन सबसेक्शन में कुछ भी लिखा हो, where a reference under subsection 1 of section 92 CA is made by during the course of proceeding for the assessment or reassessment, the period available for the completion of assessment as case may be under subsection 1, 2 and 3 shall be extended by 12 months, यानी ट्रांसफर प्राइसिंग का केस हो और टीपीओ के पास गया हो तो जो ओरिजिनल ड्यू डेट है उसमें 12 मंथ्स और जुड़ जाएंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में 12 मंथ्स और जुड़ जाएंगे। यहाँ का एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज EY 21-22 है तो ओरिजिनल है 9 मंथ्स यानी 31 दिसंबर 2022। टीपी के केस में टीपीओ को केस रिफर होगा तो 12 मंथ्स और जुड़ जाएंगे यानी 31 दिसंबर 2023 है उसके असेसमेंट खत्म करने की ड्यू डेट। उसके बाद है सबसेक्शन 5 जिसमें अपील इफेक्ट ऑर्डर है, उसकी टाइम लिमिट है। सो वेयर द इफेक्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ 250, 54, 60, 62, 63, 64 इज टू बी गिवन बाय द ईओ और टीपीओ इस केस में भी wholly or partly other than wise making fresh assessment or reassessment, such effect shall be given within a period of 3 months from the end of the month in which the order under section are passed or received। ठीक है, 3 मंथ में देना होता है। Provided that where it is not possible for AO or TPO to give effect of such order within a foresaid time,
The principal commissioner or commissioner on receipt of the such request in writing from the AO, if satisfied, may allow additional period of 6 months, यानी 3 months से additional 6 months, total 9 months to give effect of such order. Provided further that when such order are to be passed require some verification, तब और उनको टाइम लिमिट दिया है, यानी 3 + 6 9, बट यहाँ अगर कुछ वेरीफाई करना हो डॉक्यूमेंट तो सबसेक्शन 3 यानी सबसेक्शन 3 में 12 मंथ्स दिया है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि अपील इफेक्ट ऑर्डर में अगर एसएससी को रिफंड लेना हो तो टैक्स पेयर को ही पीछे पड़ के फॉलो अप करना होता है। एओ कभी ऐसे अपील इफेक्ट ऑर्डर पास नहीं करता है, स्पेशली इन केस ऑफ रिफंड। फिर सबसेक्शन 5A है, where the TPO gives effect to an order direction under 263 by an order under section 92CA and forward such order to AO, the AO shall proceed to modify the order of reassessment, assessment or recomputation in confirming the such order of the TPO within 2 months from the end of the month in which such order of TPO is received by him। ठीक है, यानी अगर 263 में रिवीजन हुआ है टीपीओ के ऑर्डर का और एओ को वापस उसके बाद ऑर्डर अपना मॉडिफाई करना है तो वो 2 मंथ्स दिए हैं एओ को टीपीओ के ऑर्डर के मिलने के बाद। So I have tried to cover majority of the due dates for completion of the various assessment and reassessment under Income Tax Act। I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी and it would help। So thank you for watching। Have a good day।